Students, this is video number 40 of magnetic effects of current, and today we are going to discuss a very important topic, D'Arsonval's मूविंग कॉयल गल्वेनोमीटर। गल्वेनोमीटर कैसे बनता है इसी इफेक्ट को यूज़ करके। अगर आप गल्वेनोमीटर की बात करो तो किस तरह से आप जस्ट उसके पहले प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने कैसे दिमाग लगाया होगा गल्वेनोमीटर बनाने के लिए। एक सिंपल सी बात हमें नज़र आती है, मैंने आपको रेल प्रॉब्लम्स में भी ये बात की थी आपके साथ। रेल प्रॉब्लम्स के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा टॉर्क के वाला, जिसमें हमने ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, दे एक्सपीरियंस टॉर्क। टॉर्क मतलब घूमने वाली, घुमाएगा वो उसको। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अगर आप ध्यान दो तो गल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें, एमीटर की बात करें, एक ही बात होती है। ये अभी लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है एमीटर और वोल्ट मीटर में और गल्वेनोमीटर में। रादर गल्वेनोमीटर से ही एमीटर और वोल्ट मीटर्स बनते हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो एमीटर में आप क्या करते हो, आप उसको इनपुट क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हो उसमें से, और वो क्या आउटपुट देता है आपको, वो आपको आउटपुट देता है डिफ्लेक्शन। याद रखना क्या आउटपुट देता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन। वेइंग मशीन के ऊपर आप चढ़ते हो, आपको आउटपुट क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन, तभी तो पॉइंटर हिलेगा ना। तो डिफ्लेक्शन चाहिए होती है आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हमें बड़े अच्छे से मालूम है, मैंने आपको बताया अभी। तो अब इसको कैसे यूज किया गया, तो क्या बोला मैंने, इसका प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स in the form of a loop, in the form of the coil, when placed in a magnetic field, they experience a torque. आप जब पॉइंटर जब मूव करता है तो वो कौन सी मोशन है, वो रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन की बात आएगी तो रोटेशनल मोशन के अंदर रोटेशन मोशन को क्रिएट करने वाली चीज कौन है, टॉर्क है। तो इसलिए टॉर्क की बात की। तो इसलिए अभी यहां पे आप इस स्टेटमेंट को अगर अच्छे से सुने, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, यही प्रिंसिपल हुआ ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो क्या चाहिए आपको, एक चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर और एक चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए इसकी स्टोरी स्टार्ट कहां से होगी, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, परमानेंट मैग्नेट ले आओ, मैग्नेट्स ले आओ। मैग्नेट जो भी लाओगे, मैग्नेट क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक वो जो मैग्नेट आपने आज तक देखे हैं बचपन से, वो होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, जो आपको बिना किसी चीज़ को अप्लाई किए हुए वो आपको हमेशा फ्लक्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आई मीन टू से दिस। और एक होते हैं वो जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे सोलोनाइड आपने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड हमने उससे क्रिएट किया। उसी को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यूज करके हम सोलोनाइड के ही कॉन्सेप्ट को, रादर उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। तो आप देखो, सबसे पहली चीज क्या चाहिए थी, मैग्नेटिक फील्ड। ये ले आए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल, देख लो अच्छे से, नॉर्थ पोल साउथ पोल ले आए, और ये बीच में गैप है, क्योंकि तुमने और तुम्हें क्या दिखाई देना चाहिए, तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देनी चाहिए यहाँ, कि ये जो बीच में गैप है, इधर आप इधर ही फ्लक्स है इसका, इधर इसके अंदर ये जो जगह दिखाई दे रही है, 3D में है ना अब तो। फिर तुमने एक चीज़ ये चाहिए, एक आपको मैंने बोला करंट कैरिंग लूप चाहिए। ये देखो हमने क्या किया, ध्यान देना इसको, ये एक मेटल का फ्रेम है, इसके ऊपर ये कॉपर की वायर चढ़ाई हुई है, देख रहे हो आप, 5-6 टर्न्स हैं इसके घुमाए हुए, देख रहे हो आप। ये ऊपर और नीचे जो यहां दिखाई दे रहा है, दीज आर, ये स्प्रिंग्स हैं इसके अंदर, क्या है, स्प्रिंग्स। और यहां पे उसको टाइट कर दिया गया हुआ है इसके साथ। स्प्रिंग कैसे हैं वो भी दिखाता हूं, ये देखो, स्पाइरल स्प्रिंग रहता है इस तरह का। रोटेशनल मोशन के लिए हमें यही स्प्रिंग चाहिए होता है, हम ये वाला स्प्रिंग तो लीनियर मोशन के लिए होता है, ये स्पाइरल स्ट्रिंग है।
तो जब इसको इसको आप मूवमेंट दोगे तो ये स्प्रिंग इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी कहानी। फिर ये दिख रहा है सब कुछ। फिर इसके बीच में हम पता क्या चाहते हैं कि इसके साथ ये जो कंडक्टर है ना, इसके साथ क्या लिंक करे, मैग्नेटिक फील्ड में ये इसको प्लेस करना है अच्छे से। तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करने के लिए हमने क्या करना है, मतलब इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से लिंक करें, हम इसके अंदर इसको एक कोर के ऊपर चढ़ाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये स्प्रिंग मैंने और इसकी विजुलाइज करा दिया आपको, स्प्रिंग कैसा अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो ये देखो, ये आयरन कोर है, ये एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, ये आयरन का कोर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आपने इसको और डिस्कस करेंगे हम अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म में अंदर, मैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी बात आपके साथ कर रहा था, वहाँ पे भी इसी तरह के फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, जैसे सोलोनाइड आपने पढ़ा था, तो सोलोनाइड के अंदर क्या, पाइप जैसा था ना सोलोनाइड, लेकिन उसके अंदर क्या था, हवा, उसके अंदर कुछ नहीं, म्यू एन, उसका जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने म्यू नॉट यूज़ किया था। म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ एयर। अब उसी हवा की जगह अगर हम आयरन डाल दें तो स्टोरी चेंज हो जाती है थोड़ी, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अब मिक्स हो जाएगा टॉपिक। मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी पहले इसके इस कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या था, इधर क्या था, एयर। अब क्या डाल दिया हमने जानबूझ के, आयरन कोर, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स डिटेल में डिस्कस करना है, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखो, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने ये रखना हो, मैग्नेटिक लाइंस में चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ पास करें, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे आयरन कोर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ आयरन कोर यूज़ किया। ठीक है, देख लो आप एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। अब ये एक स्ट्रक्चर बना, यही जो पीछे बनाया आपने पूरा, ये वाला, ये वाला। अब इधर इधर और इधर इसमें से हमने करंट पास करवानी है, तो इसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे, सप्लाई के साथ। कोई भी जो करंट आपने पास करवानी है, जिसकी करंट आप मेजर करना चाहते हो, वो करंट, जो करंट आप मेजर करना चाहते हो, वो अल्टीमेटली इसमें से पास करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ दिखाया है, देखो ध्यान से, ये वो टर्मिनल्स हैं जहाँ से करंट आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से होके अल्टीमेटली वापस यहाँ जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपने ये पूरा बनाया, ये डालना कहाँ है आपने, देख लो गोल कैसे, कहाँ डालना है मैं बताऊँ, ये सारा आपने इसके बीच में डाल देना है, ये इधर इसके बीच में, ये जो जगह बनाई है ये गोलाई इसीलिए थी। अच्छा, ये कनकेव शेप के आपके ये बनाए जाते हैं जो मैग्नेट्स हैं, वो क्यों कनकेव शेप के बनाए जाते हैं, क्योंकि आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हो। कौन सा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आप याद रखोगे प्लीज़ ये। ठीक है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो काम, एक तो इसको कनकेव शेप का बनाया हमने, और दूसरा काम ये कि ये जो आयरन कोर है ये भी उसी की हेल्प करता है, क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने में। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया। अब ये देखो, ये मैंने ये बताना था कि आपने कहाँ प्लेस कर दिया इसको, ये सारे स्ट्रक्चर को मैंने अभी बताया आपको, इसके बीच में प्लेस कर दिया, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रहा है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, ये जस्ट वो दिखा रहा है कि किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से ऐसे 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 करके इधर से पास करेंगी, और अल्टीमेटली कॉइल, अब आपकी कॉइल कहाँ प्लेस्ड है, दिस कॉइल विच इज़ ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग भी दिखाया आपको, ये देखो करंट कैरिंग, करंट की डायरेक्शन भी बना के दिखाई। दिस इज नाउ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, इट विल मूव। ठीक है, ये देखो, अब मैंने इसको थोड़ा सा वो सारा स्ट्रक्चर हटा दिया और इसको इसके बीच में रखा। हमने अभी पढ़ा था टॉर्क डेवलप्ड इन अ कॉइल, इसी तरह का स्ट्रक्चर था ना, वो भी उधर भी ऐसे ही करंट फ्लो कर रही थी। ये देखो यहाँ करंट की डायरेक्शंस भी दिखाई हैं, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर लगाओ इस पर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दो कंडक्टर है ना, एक इधर और एक इधर, एक ए बी और एक बी सी, तो आप देख सकते हो इसमें जब मैं वो लगाऊंगा तो ये कंडक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है और ये कंडक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड रूल लगाना अच्छे से, मैं दोबारा लगा देता हूँ। मैग्नेटिक, नो गलत लगाया मैंने, अंदर जा रहा है। ठीक है, ये अंदर जाएगा, ठीक है, और ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये मतलब इसको इस ए बी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं दिखा नहीं सकता यहाँ नीचे की तरफ, तो ये घूमेगी, तो ये कॉइल घूमेगी अल्टीमेटली। ये देखो, ये रोटेशन मिली इसको, ये घूमी। पहले हमने बिल्कुल ऐसे रखी हुई थी, ऐसे, अब ये थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्शन मिली। और डिफ्लेक्शन कितनी होगी ये सोचो ज़रा, डिफ्लेक्शन किससे आ रही है, करंट से।
यही तो हम चाहते हैं। और डिफ्लेक्शन को ये प्रूव करेंगे लेटर ऑन कि दिस डिफ्लेक्शन जो अभी हुई दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन देख के मैं करंट के बारे में बता दूंगा। ये देखो फॉर्मूला भी है हमारा, क्या, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन ए आई बी साइन थीटा, ये हमने प्रूव किया था पीछे, ठीक है, हमने प्रूव किया था ना एम क्रॉस बी, एन एम क्रॉस बी, एन मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किया था, वही है ये एम है, आई ए, ठीक है, ये बी, ये साइन थीटा क्रॉस के कारण, ठीक है, एन तो होता ही है, मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स वो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, आई द करंट, फिर एंगल बिटवीन बी एंड ए इज़ द एरिया वेक्टर, यहाँ पे ऐसे वेक्टर बनाना चाहिए, ठीक है, एरिया वेक्टर, थेरी लिखी हुई है, थेरी छोड़ दो, आपने नोट से पढ़नी है वो, ठीक है, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, आप बी ए वेक्टर की जगह एम वेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है एम वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम लेते हैं हम, ठीक है, ये आ गया। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या फ़ायदा हुआ ये देखना है, आप ध्यान देना यहाँ। अभी हमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स हो गए, एरिया भी आपका फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आप ले आए हो, तो टॉर्क जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आई के और साइन थीटा के। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूं सिर्फ आई के प्रोपोर्शनल हो, थीटा के प्रोपोर्शनल ना हो, ठीक है। तो हमने यहां पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा के, प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने यहां पे रेडियल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना के इस थीटा को परमानेंट 90 कर दिया है कि क्वाइल जिस मर्जी डायरेक्शन में घूमे, क्वाइल चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में घूमे, ये थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। उसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, देखना कैसे। ये आपकी क्वाइल, इसका एरिया वेक्टर आपको निकालना आता है, बड़े अच्छे से बताया मैंने, एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस समय इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अभी घूमी नहीं है, बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पे अगर है तो ये अभी 90 है, बिल्कुल है। अगली पोजीशन देखना, अब मैं यहाँ ले जाऊँगा इसको, किसको, ये क्वाइल घूमेगी, ये क्वाइल घूमेगी, अभी मैंने बनाई हुई है आगे, ये देखो क्वाइल आगे, क्वाइल घूमी, पहले देखो इधर थी, सीधी थी, इधर घूमी करंट पास करने के कारण। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे होता, रेडियल नहीं होता, रेडियल मतलब हमेशा सेंटर की तरफ नहीं होता, तो क्या क्या ये एंगल हमेशा 90 रहता? नहीं रहता। आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा होता, हमारा है कैसा, हमारा है ऐसा, अगर ये सर्कल जैसा है ना, तो हमारा कैसा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ऐसा है। तो जब भी आप मूव करोगे, जब भी ये कॉइल मूव करेगी, इसका ये वाला एम वेक्टर तो चेंज होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसलिए हमने टेंशन खत्म कर दी साइन थीटा की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ना गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट करना मुश्किल हो जाता है, ये वर्ड याद रख लेना, मैं एक्सप्लेन करूंगा कभी, ठीक है। कैलिब्रेट करना मुश्किल हो जाता है, उसका स्केल बनाना मुश्किल हो जाता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ करंट के कारण हुआ या थीटा भी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। तो थीटा भी रिस्पॉन्सिबल होगा, आई भी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि डिफ्लेक्शन किसकी वजह से है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देन कि वो जो स्केल बनता है ना, आपने देखा होगा स्केल, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये हमने, ये देखो मैंने एक और बताई पोजीशन, फिर जितना मर्जी आगे घूमता जाएगा हमेशा एंगल 90 रहेगा। इसको अच्छे से देखो, ये है स्केल जो हमने बनाया है। इस स्केल हम चाहते हैं हमेशा ना, पता कैसा हो, इक्वली डिवाइड हो, ये जो डिविजन्स है ना इसके इक्वल हों। ये इक्वल तभी हो सकते हैं अगर ये करंट आई पे डिपेंड करेगा, अगर थीटा पे डिपेंड करेगा तो ये नॉन लीनियर स्केल बन जाएगा। ये लीनियर, जिसमें ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे हों उसको लीनियर स्केल बोलते हैं, और जिसमें ये गैप कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है ऐसे करके हो तो वो नॉन लीनियर स्केल होता है। तो नॉन लीनियर स्केल बन जाना था अगर हमने थीटा लिया होता। ये देखो मैंने फिर इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये सारा स्ट्रक्चर अब इकट्ठा करके दिखाया आपको, इसके ऊपर ये स्केल लगा दिया और स्केल के साथ फिर ये इसका दूसरा व्यू दिखाया आपको। ये सामने से दिखाई दे रहा है, ये इसके टर्मिनल जहाँ से हमने इसको कनेक्शन देना है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट पास करेगी, ठीक है। ये देखो वही स्ट्रक्चर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में वो कॉइल प्लेस्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलो, ये देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कैसा है ये, ठीक है। ये अगर आप देखना चाहते हो इसको, ये मैंने किसी और जगह से पिक ली थी ये, ठीक है। तो ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, वही कॉइल, वही उसके ऊपर कोर के ये स्प्रिंग, दिखाने के तरीके हैं लोगों के अलग अलग,
ठीक है। तो ये आपका पॉइंटर, जो ये घूमेगा तो पॉइंटर भी साथ में घूमेगा, फाइन। ये आ गया आपका एक और स्ट्रक्चर मैंने लिया था। आप सब चीज़ें अच्छे से देखो, लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं अभी, ठीक है। देखने में एक्चुअल चीज़ें देखोगे तो ऐसी तो ना नज़र आती हैं हमें तो एक गैल्वेनोमीटर नज़र आएगा पड़ा हुआ ऐसे करके, उसके अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा नज़र आता है। तो ये देखो, ये देखो, ये कॉइल किसके ऊपर लगाई हुई है, ये कोर के ऊपर, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए आपकी 3D डायग्राम्स मैंने लाई हैं, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये देखो, ये टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट पास करी, ठीक है, इस कॉइल में से पास करेगी, कॉइल से पास करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगी, उसके कारण यहाँ डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन में लीनियर स्केल बनाने के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे लाया, आपने कनकेव वो लिए पोल्स, इनको पोल्स भी बोलते हैं। ये है थ्योरी जो आपने पढ़नी है, यहाँ से शुरू है। ये पहला पेज यहाँ है, ये फर्स्ट पेज है आपका, ये सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज है, और लास्ट वाला थर्ड पेज है, ठीक है। यहाँ से ये थर्ड पेज है। ये थियोरी पढ़ोगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन जो बात थी इसमें बताने वाली वो यही थी, ठीक है, कि जो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से क्रिएट हुई और अल्टीमेटली क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि करंट के कारण, एक सिंपल चीज़ समझने वाली इसमें क्या है कि करंट के कारण इसके अंदर डिफ्लेक्शन आती है। देखो, ये डायग्राम है वो जो आपने पेपर में बनानी है, वो थोड़ा 3D डायग्राम्स बना सकते हो आप, ठीक है। वही चीज़ें हैं सब कुछ, लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो आपका क्या है इसमें जो इसमें टॉर्क बनेगा, किसमें करंट पास करोगे तो ये घूमेगी। अब घूमेगी तो रुकेगी कहाँ, रोकेगा कौन उसको रोकेगा स्प्रिंग। आपको मालूम होगा कि स्प्रिंग की जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, आपको याद है फोर्स इज इक्वल टू kx होता था, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है सी थीटा। सी वही के की जगह सी लिख दिया, के लिख दो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी थीटा। तो एक टॉर्क कौन बना रहा है, स्प्रिंग। जितना ज़्यादा थीटा होता जाएगा टॉर्क उतना बनता जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, एक टॉर्क बनाया करंट के कारण, एक टॉर्क बना स्प्रिंग के कारण। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तो तब इनका बैलेंसिंग होगी, और अल्टीमेटली यहाँ से थीटा निकाल दिया कि थीटा किसके बराबर आएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये थीटा, ये देखो, ये इक्वेशन इधर से आई, ये आई इज़ इक्वल टू ये, यानी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये हमने यहाँ प्रूव किया है। कुछ नहीं, सिंपल है, आप रीड करोगे आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।